हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 23 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपको न्यूज़पेपर समझ नहीं आता है, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि अभी तक आपने स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फोकस स्टैटिक पोर्शन को देना है कि आपको स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स भी आने वाला है, तो ऐसे में आपको रिवीजन भी तो करना है। तो आप यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन के ऊपर फोकस करोगे, स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाए। और अगर आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट है तो आपको न्यूज़पेपर समझने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, पुतिन पुट्स रशिया ऑन वॉर फुटिंग, बैक्स सेपरेटिस्ट क्लेम्स इन ईस्ट यूक्रेन। तो यहाँ पर रशिया ने दो रीजन्स को इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया है, जो कि यूक्रेन के रीजन है। दो हैं, डोनेट्स्क और दूसरा है ल्यूहांस्क। तो डोनेट्स्क एंड ल्यूहांस्क पीपल्स रिपब्लिक्स एज इंडिपेंडेंट। अब इंडिया ने इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी है? तो इंडिया ने सिर्फ कंसर्न जताया है, रशिया को कंडेम नहीं किया है। तो इंडियन ट्यूसडे एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न ओवर द एस्केलेशन ऑफ टेंशन अलोंग द रशिया यूक्रेन बॉर्डर और सेड दैट इट वाज कन्विंस्ड कि ये जो सिचुएशन है ये अभी भी डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो सकती है, और यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ को इस सिचुएशन को यहाँ पर डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया ने सारी ही साइड्स को बोला है कि जो भी डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर ग्रेटर एफर्ट्स लगाए जाए और ये जो डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है उसको ब्रिज करने की कोशिश की जाए। हाउएवर इट डिड नॉट कंडेम रशियाज एक्शन एंड डिसीजन टू सेंड ट्रूप्स टू यूक्रेन। तो यहाँ पर जब रशिया ने यहाँ पर डोनेट्स्क और ल्यूहांस्क का रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद क्या किया रशिया ने अपने ट्रूप्स यहाँ पर यूक्रेन के अंदर तक डिप्लॉय कर दिए हैं। बेसिकली उस एरिया का जहाँ पर बॉर्डर बन रहा है वहाँ तक डिप्लॉय कर दिए हैं। इंडिया जो है, इंडिया बहुत ही टफ सिचुएशन में, क्योंकि अभी भी हमारी जो 70% मिलिट्री सप्लाईज है वो यहाँ पर रशिया से आती है। तो it is very important strategic ties with Russia and is dependent on it for crucial military supply 60 to 70%। इसीलिए इंडिया ने अभी तक तो कंडेम नहीं किया। तो इंडिया हैज़ ऑल्सो नॉट कंडेम रशियाज स्टेटमेंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द टू सेपरेटिस्ट रीजन्स ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। ये हम एक्सप्लेन पेज पर देखेंगे कि ये रीजन कहाँ पर है, डोनेट्स्क और लुहांस्क। आगे हम चलते हैं। Several European leaders said Russian troops rolled into rebel-held areas in eastern Ukraine after Putin recognized their independence। तो यहाँ पर पुतिन ने पहले दोनों एरियाज़ की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद अपने ट्रूप्स जो हैं वो बॉर्डर तक डिप्लॉय कर दिए इन रीजन्स के। तो इसका मतलब ये है, एक्चुअली तो यहाँ पर जो रशिया है वो यूक्रेन के बॉर्डर के अंदर जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ इसको इन्वेजन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया था पहले भी वहाँ पर प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ही रहते थे। इफेक्टिवली फॉर्मलाइजिंग अ रशियन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट टू द रेबल रीजन्स, जहाँ से 8 साल से पिछले कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उस रीजन में लगभग 14,000 लोग मारे जा चुके हैं। अब पुतिन ने बोला क्राइसिस अभी भी रिजॉल्व हो सकती है अगर यहाँ पर काइव रिकॉग्नाइज कर ले रशिया सॉवर्निटी ओवर क्रीमिया। तो क्रीमिया जो 2014 में एनेक्स किया था रशिया ने, तो अगर यहाँ पर यूक्रेन मान जाए कि ये जो एरिया है क्रीमिया के उसके ऊपर रशिया की सॉवर्निटी हो, तो यहाँ पर क्राइसिस को रिजॉल्व किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जो यूक्रेन है वो अपनी बिड को रिनाउंस कर देगी, वो यूक्रेन कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। With tensions rising and a broader conflict looking ever more likely, the White House began referring to the Russian deployments in the region known as the Donbas as an invasion। तो यहाँ पर ये जो रीजन है ल्यूकांस्क और डोनेट्स्क को, उस एरिया को डॉनबास भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, डॉनबास और ल्यूकांस्क, और इसके अलावा यहाँ पर डोनेट्स्क। यहाँ पर जो सेकंड न्यूज़ है, हिजाब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नॉट ऑफ रिलीजन कैन बी कर्ब्ड। तो इसमें यही कहना है, क्या यहाँ पर जो हिजाब है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में काउंट किया जाएगा या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन में काउंट किया जाएगा? तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन किया जा रहा था। तो यहाँ पर कर्नाटका के एजी का यही कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, पूरा मैटर यहाँ पर क्लियर हो जाए, डिसीजन आ जाए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हाउ बिग इज इंसर्जेंसी थ्रेट इन मणिपुर। तो यहाँ पर मणिपुर में इंसर्जेंसी शुरू कब हुई? तो 1964 में इंसर्जेंसी शुरू होती है, जब वहाँ पर फॉर्मेशन होता है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का, जो कि अभी तक एक मिलिटेंट आउटफिट है। द राइज ऑफ सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी इन मणिपुर मेनली एट्रीब्यूटेड टू परसीव्ड डिसकॉन्टेंट ओवर एलिज्ड फोर्स्ड मर्जर ऑफ मणिपुर। तो ये जो मणिपुर है ये नहीं चाहता था कि इसका मर्जर हो विद द यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद मर्जर भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी स्टेटहुड मिलने में बहुत टाइम लग गया, तो इसकी वजह से भी लोग नाराज़ थे, जहाँ पर हमें देखने को मिला कि इंसर्जेंसी बढ़ी है। वाइल द अर्स्टवाइल किंगडम ऑफ मणिपुर, मणिपुर को मर्ज किया गया था अक्टूबर 15, 1949 में, लेकिन स्टेटहुड जो मणिपुर को दिया गया है वो दिया गया है 1972 में। ऐसे ही बहुत सारे मिलिटेंट आउटफिट्स हैं मणिपुर में, जैसे कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कैंगले पाक,
इसके अलावा जो नागा मूवमेंट है नेबरिंग नागालैंड में, वो मणिपुर के हिल डिस्ट्रिक्ट तक भी स्पिल ओवर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो नागा ग्रुप्स की डिमांड है ग्रेटर नागालैंड की, तो उसमें वो कुछ एरिया जो है वो मणिपुर का भी क्लेम करते हैं। तो ये मणिपुर के लिए एक थ्रेट है फॉर इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। इसके अलावा मणिपुर में जो मेन कम्युनिटी रहती है वो है मैतेई कम्युनिटी। तो मैतेई कम्युनिटी फॉर्म्स अ मेजॉरिटी इन इम्फाल वैली वाइल द सराउंडिंग हिल डिस्ट्रिक्ट्स आर इनहेबिटेड बाई नागाज एंड कुकीज़। इसके अलावा नागाज और कुकीज़ के बीच में यहाँ पर एथनिक क्लैशेस देखने को मिलते रहते हैं। मणिपुर के ऊपर आफ्सपा लगाया गया था, लेकिन आज तक आफ्सपा जो है वो फोर्स में है मणिपुर। तो मणिपुर इज डिस्टर्ब्ड एरिया एंड इम्पोज द कंट्रोवर्शियल आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट टू सप्रेस द इंसर्जेंसी मूवमेंट, जो कि अभी तक फोर्स में है। तो यहाँ पर आई होप समझ आ गया होगा आपको कि 1972 में स्टेटहुड मिला था, 1949 में मर्ज किया गया था विद द यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा कौन कौन से यहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, कौन सी कम्युनिटी रहती है, तो मैतेई कम्युनिटी रहती है, और आफ्सपा जो है वो फोर्स में है इन मणिपुर। ग्रेटर पावर शुड लीड टू रीस्ट्रेंट रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। तो ये चाइना को डायरेक्ट करते हुए स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। अंडरलाइनिंग दैट ग्रेटर पावर एंड स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जिस कंट्री के पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करे और रिस्ट्रेंट तरीके से बिहेव करे, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी जो कंट्रीज़ की उनको रिस्पेक्ट करे, जो कि चाइना नहीं करता है। वाइल ही डिड नॉट नेम चाइना, जयशंकर ऑल्सो सेड दैट दिस मीन्स इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉर्शन। तो यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक्स की जाए वो फ्री ऑफ कॉर्शन हो, फ्री ऑफ फोर्स हो, एंड पॉलिटिक्स फ्री फ्रॉम द थ्रेट और द यूज़ ऑफ फोर्स। इसके अलावा ग्लोबल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व किया जाए। इसके अलावा जो ग्लोबल कॉमन्स है उनके ऊपर अपने क्लेम्स ना जताए, जो कि चाइना ऑफकोर्स करता रहता है। तो यही यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं पर हमने डिस्कस कर लिए। अभी आपको मैंने बताया था कि IAS IPS रूल्स में, कार्डर रूल्स में कुछ चेंज किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर है वो सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए ऑफिसर्स को बुला सकता है और उसमें स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो हमने ये इशू डिस्कस किया था, अब एक नया इशू आ गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब नया इशू ये है सॉरी, to close on the heels of the center sending a proposal to states to amend all India services rules that would allow it to call any IAS IPS Indian forest officers on central deputation with or without the state consent। तो यहाँ पर ये इशू हमने पहला डिस्कस किया था कि स्टेट की कंसेंट के बिना यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनको सेंट्रल डेपुटेशन के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरी बात, द गवर्नमेंट हैज़ इशूड अनदर ऑर्डर ऑन DIG लेवल IPS ऑफिसर्स। तो यहाँ पर DIG लेवल IPS ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर ये निकाला है कि इम्पैनलमेंट की ज़रूरत नहीं होगी सेंट्रल डेपुटेशन के लिए। और इम्पैनलमेंट की ज़रूरत नहीं होगी इसका मतलब ये है कि जो पूल ऑफ DIG ऑफिसर्स है तो सारे ही IPS ऑफिसर्स यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द सेंट्रल डेपुटेशन। has said that those IPS officers coming to the center at DIG level would no longer be required to be impaneled at that level with the union government। तो यहाँ पर जो भी IPS ऑफिसर सेंट्रल लेवल DIG पोस्ट के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पैनलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि सारा ही पूल अवेलेबल हो जाएगा for the central level DIG officers। The move is aimed at increasing the pool of DIG level IPS officers for central deputation in the backdrop of massive vacancies। तो देखा गया है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला कि अब इम्पैनलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इम्पैनलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसका मतलब ये है कि सारे ही DIG लेवल IPS ऑफिसर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे फॉर सेंट्रल डेप्यूटेशन। तो मूव इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द पूल ऑफ DIG लेवल IPS ऑफिसर्स। तो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव द प्रपोजल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर डिस्पेंसिंग विद द इम्पैनलमेंट एट द लेवल ऑफ DIG। तो अब यहाँ पर इम्पैनलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रीवियस रूल्स देखें तो प्रीवियस रूल्स में DIG रैंक्ड IPS ऑफिसर जिसके पास 14 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वही यहाँ पर सेंटर के साथ डेप्यूट हो सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि पहले यहाँ पर यूनियन होम सेक्रेटरी लेड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड इम्पैनल करेगा देम इज DIG एट द सेंटर, उसके बाद ही वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। लेकिन अब इम्पैनलमेंट का जो प्रोविजन है वो पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। तो ओनली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल ऑफिसर्स डू नॉट रिक्वायर इम्पैनलमेंट एट द सेंटर। तो अब इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। अब सेंटर ऐसा कर क्यों रहा है? अब सेंटर ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑल पोस्ट रिजर्व फॉर IPS ऑफिसर्स एट द DIG लेवल एट द सेंटर आर वेकेंट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। उन वैकेंसी को भरने के लिए सेंटर को ये करना पड़ रहा है कि जो इम्पैनलमेंट वाला प्रोविजन है हटाना पड़ रहा है। अब क्या सेंटर जो है वो अपने पावर्स के अंदर ऐसा करते हुए, तो ऑफकोर्स सेंटर से अपने पावर के अंदर है। सेंटर के पास ये पावर है कि सेंटर इम्पैनलमेंट रिक्वायरमेंट को हटा सकता है। तो सम स्टेट्स में नॉट लाइक इट ऑल्दो इट इज कंप्लीटली द सेंटर्स कॉल वेदर टू हैव इम्पैनलमेंट रिक्वायरमेंट और नॉट। तो ये पूरी तरीके से सेंटर की कॉल है कि सेंटर यहाँ पर इम्पैनलमेंट रिक्वायरमेंट चाहता है या नहीं चाहता है। तो सेंटर अब एक ऑर्डर निकाल रहा है और यहाँ पर जो इम्पैनलमेंट रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से हटा रहा है। आई होप आपको न्यूज़ समझ आ गई हो। अगर नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कल फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे हम चलते हैं। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। हिजाब के ऊपर जो इशू है ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमने देख लिया ट्रस्ट एंड लोन में आर्टिकल कौन सा यहाँ पर रिलेटेड था, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लोअरिंग द बार,
अब यहाँ पर गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, न्यू गवर्नमेंट गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप उन बच्चों को नहीं दी जाएगी जो कि यहाँ पर फॉरेन जाके इंडियन हिस्ट्री, कल्चर या सोशल साइंसेस पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और सोशल साइंसेस पढ़ना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो इसको ही ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया। तो ये इशू सिर्फ इतना सा है। अब ऑथर का ये कहना है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, वो ये जो न्यू गाइडलाइंस को जस्टिफाई कर रहे हैं ये कहकर कि अब्रॉड जाने की ज़रूरत नहीं आपको इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज पढ़ने के लिए, इंडिया में ही आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, एंड दैट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आर बेटर सूटेड फॉर गेनिंग अदर प्रिज्यूमेबली मोर टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का यही कहना है कि आपको ये इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज पढ़ने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जाना ही है तो वहाँ पर आप कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ लेने जा सकते हो, लेकिन ये सब्जेक्ट्स आप इंडिया में रहकर ही पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर ऑथर ने बताया कि फॉरेन स्कॉलर्स की जो स्टडीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको बस इशू पता होना चाहिए। WTO ट्रिप्स ये हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी हम देखें डेटा तो 11% जो अफ्रीकन्स हैं वो अभी तक फुली वैक्सीनेटेड है। तो सिर्फ 11% जो अफ्रीकन्स हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो व्हेन द कोविड-19 पैंडेमिक पाउंडेड द ग्लोब इन, जब यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक के लिए बात की गई कि वैक्सीन में IPR का वेवर हो जाना चाहिए, तब इंडिया और साउथ अफ्रीका ने प्रपोजल रखा था कि जो ट्रिप्स के एग्रीमेंट के की प्रोविजंस उनको वेव ऑफ कर देना चाहिए ताकि यहाँ पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हो सके लार्ज स्केल में, और जो वैक्सीन है वो यहाँ पर अफ्रीका जैसे कंट्री तक भी पहुँच सके। तो यहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक प्रपोजल रखा था कि ट्रिप्स के जो प्रोविजंस उनको वेव ऑफ कर देना चाहिए फॉर द वैक्सीन्स। लेकिन इस प्रपोजल के ऊपर जो पहले यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने इस प्रपोजल को माना नहीं। इसके बाद भी अभी तक इसके ऊपर ठीक से डिस्कशन नहीं हो पाया और अभी तक वेवर नहीं मिल पाया है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट इज पार्ट ऑफ द WTO। तो जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है WTO का ही पार्ट है। तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि WTO का पार्ट है। कोर आइडिया यही है प्रपोजल का जो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने रखा है कि अगर पेटेंट को कुछ प्रोविजन को वेव ऑफ कर देंगे तो उसकी वजह से जो वैक्सीन्स की प्रोडक्शन है वो बहुत लार्ज स्केल पर हो पाएगी और हर कंट्री को यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड हो पाएगी। तो WTO हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो WTO के पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये जो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने प्रपोजल रखा है इसको एक्सेप्ट करें और WTO एक लाउड मैसेज पहुंचाए लोगों तक कि राइट टू हेल्थ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन। लेकिन WTO ये मैसेज नहीं पहुंचा पाया क्योंकि WTO ने अभी तक कोई भी डिसीजन इसके ऊपर नहीं लिया है। Instead, the WTO floundered and has failed to adopt a TRIPS waiver to date। तो अभी तक यहाँ पर ट्रिप्स वेवर के ऊपर WTO ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। इसके अलावा ऑथर ने ये बोला जो इंडिया है, इंडिया कंपलसरी लाइसेंसिंग का इसमें यूज़ कर सकता था जो कि इंडिया ने नहीं की। कंपलसरी लाइसेंसिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है। दूसरी बात, इंडिया डिड नॉट प्रोएक्टिवली डेवलप अ नेशनल स्ट्रैटेजी टू इंप्लीमेंट द ट्रिप्स वेवर। अब इंडिया ने प्रपोजल तो रख दिया कि आपको ट्रिप्स वेवर देना होगा, उसके बाद जो वैक्सीन की प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इंडिया ने उसके लिए कोई ड्राफ्ट प्रपोजल नहीं रखा। तो इंडिया को ड्राफ्ट प्रपोजल रखना चाहिए था कि ये काम कैसे करेगा। अगर आप ट्रिप्स के ऊपर हमें वेवर दे दोगे फॉर द वैक्सीन तो उसके लिए काम कैसे करने वाला, तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक ड्राफ्ट रखना चाहिए था तैयार, जो कि हमने नहीं रखा। थर्ड, द गवर्नमेंट फेल टू गेट द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑन बोर्ड। अब इंडिया में ही कुछ फार्मास्यूटिकल बॉडीज़ हैं वो डिवाइडेड है कि हमें प्रपोजल चाहिए, ये प्रपोजल वेवर का चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो फार्मास्यूटिकल बॉडीज आर डिवाइडेड लॉट विद मैनी इंडियन कंपनीज स्पीकिंग अगेंस्ट द वेवर। तो इससे जो इंडिया के ग्लोबल कैंपेन है उसके ऊपर एक डेंट लग रहा है। इसके अलावा जो कोवैक्सिन है, कोवैक्सिन तो इंडिया की इंडिजिनियस मेड वैक्सीन है, तो हम कोवैक्सिन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते थे। और जो हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको IPR का वेवर देना चाहिए, तो बेसिकली हम ऐसे एक्चुअली वी कुड हैव वॉकड द टॉक, लेकिन ये हमने नहीं किया, तो ये हम कर सकते थे। तो वाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स फॉर कोवैक्सिन हैव बीन इंक्ड विद डोमेस्टिक कंपनीज मेकिंग द वैक्सीन टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एनीवन इंटरेस्टेड ग्लोबली। तो ये हमें करना चाहिए था। अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते तो हम बेसिकली एग्जाम्पल सेट करते और उसके बाद हो सकता है कि बाकी जो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो भी ऐसा करते। आगे हम चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। द फिस्कल रीथिंक। अब यहाँ पर ऑथर मेनली 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्हेंस करना क्या ठीक स्टेप है। दूसरी बात ये, क्या गवर्नमेंट इतने हाई फिस्कल डेफिसिट के साथ बहुत साल काम कर सकती है। तीसरी बात, जो बोरिंग ऑफ द स्टेट का मैकेनिज्म है क्या वो ठीक है। तो ये आपको पता है बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है, ये हमने डिस्कस भी किया था बजट वाले दिन कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो डिमांड है वो भी बढ़ती है, ग्रोथ भी बढ़ती है। तो इनहेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट ओनली क्रिएट्स एडिशनल डिमांड इमीडिएटली बट ऑल्सो लेज द बेस फॉर फर्दर ग्रोथ। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए और ऑफकोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन द बजट द एलोकेशन फॉर मनरेगा हैज़ बीन रिड्यूस्ड। लेकिन इंडिया में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है वो बढ़ाया गया है एट द कॉस्ट ऑफ सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर, जैसे कि मनरेगा का बजट यहाँ पर कम कर दिया गया है। इसके अलावा और ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब्सिडीज़ को कम कर दिया गया है।
द नेक्स्ट इशू इज़ द लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट। अब गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो नॉर्म तो ये था कि 3% रहना चाहिए, लेकिन फिजिकल डेफिसिट 2020-21 में 9.2% हो चुका था और उसके बाद यहाँ पर 6.9% है और एक्सपेक्टेड है कि 2022-23 तक ये 6.4% हो जाएगा। और नॉर्म क्या था कि हमें 3% GDP रखना है, 3% फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए ऑफ द GDP। एज अ कॉन्सिक्वेंस द सेंटर का डेट GDP रेशियो है वो 60.2% हो गया है और डिजायर्ड लेवल क्या था 40% ऑफ द GDP। तो यहाँ पर जो सेंटर का डेट GDP रेशियो वो भी बढ़ गया है, तो एक ये प्रॉब्लम है। लेकिन फिजिकल डेफिसिट इसीलिए बढ़ा क्योंकि पैंडेमिक था, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। अब तीसरी बात यह है कि जो स्टेट है वो बोरोइंग कैसे करें। अब जैसे स्टेट ने बोला था कि जो उनकी फिजिकल इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी अगर यहाँ पर 50 साल का लोन उनको दे दिया जाएगा, क्योंकि अगर उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा लोन रेस करना पड़ेगा तो उसके लिए यहाँ पर उनको सेंटर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब स्टेट्स की यहाँ पर जो बोरिंग लिमिट है वो 4% ऑफ द GSDP कर दी है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की 4% लिमिट कर दी है, लेकिन उसमें जो 0.5% है वो पावर सेक्टर रिफॉर्म से लिंक कर दिया गया है। तो अगर स्टेट यहाँ पर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करेंगे तभी यहाँ पर वो 0.5% बोरिंग कर सकते हैं। जो आर्टिकल 293 कॉन्स्टिट्यूशन को वो स्टिपुलेट करता है कि अगर स्टेट्स के ऊपर सेंटर का कोई लोन है या स्टेट्स के ऊपर कोई ऐसा लोन है जिसकी गारंटी सेंटर देता है, तो यहाँ पर उनको कंसेंट लेनी पड़ेगी सेंटर से अगर वो यहाँ पर एडिशनल लोन को रेस करना चाहते हैं। 12th फाइनेंस कमीशन ने पहले क्या करते थे, यहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले खुद लोन लेती थी, उसके बाद वो यहाँ पर स्टेट्स को देती थी। लेकिन 12th फाइनेंस कमीशन के बाद सेंटर यूज टू बोरो फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग टू द स्टेट्स, लेकिन 12th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि ये पूरा सिस्टम जो है रोक देना चाहिए एंड दैट एटलीस्ट जो मेजर स्टेट्स है वो खुद के बेसिस पे बोरिंग कर सके, सेंटर को लोन लेकर उनको देने की जरूरत नहीं है, जो स्टेट्स हैं वो खुद के बेसिस पे बोरिंग कर सकें, जिससे यहाँ पर फिजिकल इंडिपेंडेंस होगी स्टेट्स की। तो 12th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड दैट दिस सिस्टम शुड बी स्टॉप्ड एंड दैट एटलीस्ट ऑल मेजर स्टेट शुड बी अलाउड टू एक्वायर द एंटायर बोरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पर जो 50 साल का लोन दिया जाएगा स्टेट्स को वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, तो एक बात तो अच्छी कि इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, लेकिन यहाँ पर उसके बाद स्टेट्स के हाथ बन जाएंगे, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा लोन रेज नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर। यहाँ पर 12th फाइनेंस कमीशन ने एक लोन काउंसिल बनाने की भी बात की थी, तो ऑथर ने बोला है कि बोरिंग मैकेनिज्म डिसाइड करने के लिए कि स्टेट्स कैसे बोरो कर सकते हैं, ये लोन काउंसिल का जो स्टेप था ये हम वापस से सोच सकते हैं। आगे हम चलते हैं, इंडिग्निटी मेड इनविजिबल, ये हम डिस्कस करेंगे। तो कास्ट इंडिया में अभी भी एक ओवर बियरिंग रियलिटी है और ये सिर्फ टैग ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये वे ऑफ लाइफ को भी डिक्टेट करता है। तो यहाँ पर ऑथर ने डेटा कोट किया है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013, द इनह्यूमन एक्सरसाइज कंटिन्यूज। तो अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर गवर्नमेंट डेटा देखें तो 97% जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है वो दलित है। अगर हम ब्रेक डाउन करें तो उसका मतलब ये 42,594 जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है वो SC को बिलोंग करते हैं, 421 ST को बिलोंग करते हैं और 431 OBC को बिलोंग करते हैं। वुड मैनुअल स्कैवेंजर्स स्टिल एग्जिस्ट इफ इट वॉज नॉट रेलिगेटेड टू दलित। तो अभी भी हम मैनुअल स्कैवेंजर को मैकेनाइज नहीं कर पाए, हम सैनिटाइजेशन को मैकेनाइज नहीं कर पाए हैं। तो ऑथर ने ये बस एक क्वेश्चन उठाया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है अगर सिर्फ दलित ये काम नहीं करते होते, तो लैक ऑफ इट लीड्स टू एलियनेशन एंड स्टंटेड ह्यूमन ग्रोथ। और इसके अलावा अगर ह्यूमन लाइफ डिग्निटी से इंसान नहीं जी रहा हो तो वो अपनी ही लाइफ से बहुत ज़्यादा एलियनेट हो जाता है और उसकी जो ह्यूमन ग्रोथ है वो यहाँ पर स्टंट हो जाती है। बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नोटोरियस फॉर इंश्राउडिंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सिर्फ आप एक ही गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते, दोनों ही गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट, दोनों ही गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इस प्रॉब्लम को कैसे एनश्राउड किया जाए। जैसे कि इनको स्वीपर्स दिखा दिया जाता है, वो एक्चुअली दिखाते ही नहीं कि मैनुअल स्कैवेंजर्स कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देयर हैज ऑलवेज बीन एन अटेम्प्ट टू फर्ज द डेटा एंड कॉन्ट्राडिक्शंस आर फाउंड इन गवर्नमेंट डेटा इटसेल्फ। The manual scavenging in the 21st century sounds an abhorrent alarm अबाउट कास्ट डोमिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि कास्ट डोमिनेशन अभी भी परपेचुएट कर रहा है, इस प्रॉब्लम को दूर करने की ज़रूरत है। तो अभी तक हम इसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एग्जिस्ट करता है। तो जब तक आप यहाँ पर डिनाइल मोड में रहोगे तब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें डिनाइल मोड से बाहर आने की ज़रूरत है और प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की ज़रूरत है। EU नेशंस यूनिनिमसली ओके रशियन सैंक्शंस। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रशिया ने क्या किया, रशिया ने 2 रीजन्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो अब यहाँ पर यूक्रेन जो है एक्चुअली वो 3 कंट्रीज बन चुके हैं। उसके बाद से यहाँ पर यूरोपियन नेशंस ने यहाँ पर सैंक्शंस लगाना रशिया के ऊपर शुरू कर दिए हैं। टेकिंग एम एट दूमा लेजिस्लेचर्स। तो यहाँ पर जो रशिया की पार्लियामेंट उसको दूमा बोलते हैं, हु वोटेड इन फेवर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सेपरेटिस्ट रीजन्स इन यूक्रेन। तो यहाँ पर जब रशिया में जिन्होंने भी वोट किया कि इन इंडिपेंडेंट रीजन्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो उसके बाद यहाँ पर उन लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए बाय द यूरोपियन यूनियन एंड द US। अभी तक लेकिन इसको इन्वेजन नहीं बोला जा रहा है, अभी तक किसी ने भी इसको इन्वेजन नहीं बोला है। तो शॉर्ट ऑफ इन्वेजन कह रहे हैं, लेकिन इन्वेजन तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। जो जर्मनी है, जर्मनी ने ये बोला कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो जर्मनी पुट्स अ स्टॉप टू नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, जो नेचुरल गैस सप्लाई करेगा टू द जर्मनी फ्रॉम द रशिया।
हाउ मच सेपरेटिस्ट लैंड विल रशिया रिकॉग्नाइज। अब यहाँ पर जो डोनेट्स्क और ल्यूकांस्क वाला रीजन है, तो जहाँ पर प्रो रशियन सेपरेटिस्ट फोर्सेस रहते हैं, लेकिन पूरा रीजन उनके कंट्रोल में नहीं है। जितने में वो रहते हैं एक्चुअली उससे 3 टाइम्स उसके ज़्यादा क्लेम करते हैं। तो ऐसे में कितनों के ऊपर यहाँ पर रशिया की वो रहने वाली है, वो देखने वाली बात है। जो कोलंबिया है, कोलंबियन लॉ के अंदर अब जो एबॉर्शन है वो क्राइम नहीं है, तो एक यहाँ पर कोलंबिया बन गया है जिसने यहाँ पर एबॉर्शन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो ये भी हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। सैडो आइलैंड की लोकेशन कहाँ है, तो जापान में है। तो जापानीज गवर्नमेंट हैज़ नॉमिनेटेड 3 गोल्ड एंड सिल्वर माइंस ऑन सैडो आइलैंड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डेजिग्नेशन। तो सैडो आइलैंड जापान में, आपको बस इतना पता होना चाहिए, बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यूक्रेन्स ब्रेक अवे एरियाज, तो ये यूक्रेन का मैप है। यहाँ पर ल्यूकांस्क रीजन है और यहाँ पर डोनेट्स्क रीजन है, और इस एरिया को डोनबास रीजन कहते हैं, जो कि यहाँ पर रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट रहते हैं। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने ल्यूकांस्क और डोनबास को 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पर जो ल्यूकांस्क और डोनबास वाला रीजन है, उसमें भी पूरे रीजन में यहाँ पर रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट नहीं रहते हैं, तो एक्चुअली सिर्फ 1/3 एरिया में रहते हैं, लेकिन वो क्लेम पूरा एरिया करते हैं। तो ऐसे में रशिया कितने ऊपर क्लेम करेगा वो देखने वाली बात है, कि रशिया यहाँ पर पूरा ल्यूकांस्क और जो डोनेट्स्क रीजन है पूरे को ही कहेगा इंडिपेंडेंट है, या फिर यहाँ पर कुछ ही एरिया इंडिपेंडेंट कंसिडर किया जाएगा, वो देखने वाली बात है। ऑन मंडे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉग्नाइज कर लिया ल्यूकांस्क पीपल्स रिपब्लिक एंड डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक, जो कि 2 ब्रेक अवे एरिया ऑफ द डोनबास रीजन ऑफ यूक्रेन। ल्यूकांस्क और डोनेट्स्क साउथ ईस्ट यूक्रेन में लाई करते हैं, और दोनों ही मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, और इसके अलावा इनको डोनबास के नाम से भी जाना जाता है, और दोनों ही मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर हैं। डोनबास के पास लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं। डोनेट्स्क की पॉपुलेशन 2 मिलियन और 5th लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन में। ऑलमोस्ट 40% जो पीपल हैं दोनों एरियाज में वो एथनिक रशियंस, और वो यहाँ पर रशियन लैंग्वेज ही बोलते हैं। द रशियन लैंग्वेज इज टुडे स्पोकन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन बोथ डोनेट्स्क एंड ल्यूकांस्क। यूक्रेन की जब इंडिपेंडेंस हुई थी रशिया से 1991 में, तो उसके बाद रेफरेंडम हुआ था, और रेफरेंडम के बाद ही यहाँ पर जो डोनबास का रीजन है वो रेबल के फॉर्म में आया सामने। जो डोनबास, उसका ये कहना था कि यूक्रेन बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कर रहा है, लेकिन काइव ने तब इनकी डिमांड्स नहीं मानी और इनको पावर डिवॉल्व नहीं की। उसके बाद से ही यहाँ पर देखा गया कि एक तरीके का रेबेलियन शुरू हो गया है। एज विद द रेस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन, स्टेट असेट्स वर सोल्ड, क्रिएटिंग अ न्यू क्लास ऑफ पावर एलिट्स। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर एलिट्स की क्लास बन गई, ओलिगार्क्स बन गए, और यहाँ पर नॉर्मल लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। स्टालिन को एक्चुअली अक्यूज़ किया जाता है कि स्टालिन यहाँ पर जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फेमाइन की वजह से यूक्रेन में बहुत सारे लोग मर गए थे। फिर मिंस्क प्रोटोकॉल साइन हुआ था, पीस अकॉर्ड साइन हुआ था, उसको यहाँ पर रशिया ने ब्रेक कर दिया है। यूएस ने अभी तक इसको इन्वेजन नहीं बोला, तो नॉट डिस्क्राइब द सिचुएशन एज एन इन्वेजन, अनाउंसिंग ओनली अ सेट ऑफ लिमिटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि क्या सिचुएशन चल रही है यूक्रेन और यहाँ पर रशिया की। अब यहाँ पर रशिया, डर है कि रशिया जो है कहीं इन्वेड ना कर दे यूक्रेन में, फुल इन्वेजन ना कर दे, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऑयल प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ब्रेंट क्रूड प्राइस जो है वो $96.70 पर बैरल पहुंच चुका है। तो एक बार प्रीलिम्स में WTI के बारे में पूछा गया था कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है, तो ऐसे ही ब्रेंट क्रूड, तो ऐसे टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी। दे हैव क्रूड प्राइस, वाई हैव क्रूड प्राइसेस जंप, तो क्रूड प्राइसेस क्यों जंप हो गए, क्योंकि सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन, इसकी वजह से यहाँ पर क्रूड प्राइसेस जंप हो गए। और रशिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, तो ऐसे में क्रूड प्राइसेस जंप हो गए, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। आगे हम चलते हैं। 2014 सैंक्शंस डिडंट स्टॉप पुतिन, तब जब यहाँ पर रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था तब भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन उससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है वो देखने वाली बात है, कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे उससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू प्रोहिबिट न्यू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं कि कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कोई भी ट्रेड फाइनेंसिंग नहीं होगी बाय द यूएस पर्सन्स इन 2 रीजन में, एक तो डोनेट्स्क और ल्यूकांस्क। इसमें यहाँ पर कोई भी यूएस का इंसान जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता, तो ऑस्ट्रेलिया बोले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन दोनों रीजन्स में वैसे भी यूएस से कोई इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं था। तो गिवन दैट बाइडन हैज़ रूल्ड आउट पुटिंग अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड इन यूक्रेन, तो ये तो अमेरिका ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अमेरिका यहाँ पर अपने मिलिट्री को नहीं भेजने वाला। तो ये तो 3-4 दिन पहले ही क्लियर कर दिया था कि अमेरिका अपनी मिलिट्री नहीं भेजेगा। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन मार्च 2014, यूएस ने बहुत सारी सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर। जो रशिया है वो फाइनेंशियल मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकता, रशिया के एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि सैंक्शंस का इस बार ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रशिया के पास यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो जो भी वॉलेटिलिटी होगी रशिया उसको हैंडल कर लेगा। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है, प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हो सकता है यूएसए क्या करे, रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दे। अब स्विफ्ट क्या है, तो स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्विफ्ट क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें मैसेजेस को सेंड करने का काम करता है स्विफ्ट। इससे फंड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इससे फंड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके मैसेजेस भेजता है। तो सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्लोबल ट्रांजेक्शन सच एज मनी ट्रांसफर, लेकिन इससे फंड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं।
जो स्विफ्ट है वो बेल्जियम में ऑपरेट करता है, और यूएस जो है वो हो सकता है पुश करे कि स्विफ्ट से यहाँ पर रशिया को बाहर कर देना चाहिए, लेकिन जो स्विफ्ट है वो भी अपनी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी को मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि यूएस के प्रेशर में ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो स्विफ्ट है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। इसके अलावा जो जर्मनी है वो क्या कर सकता है, तो वो यहाँ पर नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जो है उसको बंद कर सकता है, लेकिन उससे यहाँ पर नुकसान इन्हीं कंट्रीज़ को ज़्यादा होगा, क्योंकि यूरोप जो है वो यहाँ पर रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द नेचुरल गैस सप्लाईज। बाकी इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, तो इकॉनमी पेज पर हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।